गुड इवनिंग सेम 3 देना होगा कि मैं आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दैट इज़ उसका परिचय, उसके अजम्पशंस मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने आपको करा दिए थे। तो आप लोगों से मैं एक बात चाहूँगी आज जब मेरा ये ऑडियो लेक्चर आप सुने तो तभी आपको समझ में आएगा अगर थोड़ा सा उस वाले लेक्चर को भी आप एकदम पूरा नहीं, पूरा तो आपने पहले सुना होगा, थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू इट, तब आप फिर नहीं तो अचानक से अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मैंने आपको एजम्पशंस करा दिया, आज मैं आपको फिशर की थ्योरी कराऊंगी तो आज तो मैं आपको नहीं बता सकती ना कि फिशर की थ्योरी क्या कहती है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन माय लास्ट ऑडियो लेक्चर, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी अगेन टू रिपीट इट। बट आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उसको भी रेफ़र कर लीजिएगा और तब इसको आज की बात सुनेंगे तो आई एम श्योर दैट थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले हफ्ते जो बताया था वो यही बताया था कि डबल द मनी डबल द प्राइसेस, अगर हम मुद्रा की पूर्ति को डबल करेंगे, उसको बढ़ाएंगे तो प्राइसेस जो हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और आज मैं वो सब नहीं बताऊंगी कि वो क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले मैं आपको इस बात का मैं आपके साथ अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डायरेक्टली आ जाते हैं। हम डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बच्चों दो अप्रोचेस हैं और दो अप्रोचेस में एक तो ट्रांजैक्शन अप्रोच है जिसको हम कहते हैं नगद व्यवसाय या फिशर का समीकरण, समीकरण का मतलब इक्वेशन होता है, और दूसरा है कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज इक्वेशन, दैट इज नगद शेष या कैम्ब्रिज समीकरण। तो ध्यान से समझिएगा, एक फिशर की इक्वेशन है और एक कैम्ब्रिज की इक्वेशन है। और वैसे तो मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ऐसा नहीं होगा कि आपसे दोनों पूछी जाएं, ऐसा नहीं होगा कि आपसे कहा जाए कि दोनों के बारे में लिखें, बिकॉज दैट विल बी टू मच। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट फिशर की जो इक्वेशन है, फिशर की जो अप्रोच है वो बहुत महत्व रखती है। तो आप दोनों करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि फिशर की इक्वेशन हम थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। हाँ, तो अब हम जरा फिशर की इक्वेशन के बारे में, अब पहले तो मैंने आपको बताया ना दो अप्रोचेस हैं, एक फिशर की समीकरण के जिसको हम कहते हैं फिशर की इक्वेशन और दूसरा कैम्ब्रिज की इक्वेशन जिसको हम कहते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, नगद शेष, और ऊपर वाला हम कहते हैं नगद व्यवसाय। तो जो हमारे बच्चों प्रोफेसर इरविंग फिशर थे, पुरानी रिकॉर्डिंग मेरे कहने से आप ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा, नहीं तो आप आज कुछ नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा ये पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप हो गया है मामला। तो प्रोफेसर इरविंग फिशर थे, उन्होंने किताब लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति 1911 में लिखी थी। और उन्होंने एक बात कही कि इस थियरी के हिसाब से, इस थियरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द लेवल ऑफ प्राइसेस वैरीज डायरेक्टली विद क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा परिमाण के साथ विपरीत रूप से परिवर्तित होता है। आई मीन द रिलेशनशिप इज नॉट, जो हम इस थ्योरी को कैसे, मैं आपको और शॉर्ट में बताऊं कि दो बातें हम कर रहे हैं, लेवल ऑफ प्राइसेस की बात कर रहे हैं, कीमतों के स्तर की बात कर रहे हैं, और हम क्वांटिटी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब है मुद्रा की क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब मुद्रा का मूल्य कह लीजिए। तो यहाँ पर हम ये बात बताना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कैसे संबंध है? इट इज डायरेक्टली, इट वेरीज डायरेक्टली, मतलब आपका जो लेवल ऑफ प्राइसेस है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, इन दोनों का संबंध जो है वो एक डायरेक्ट संबंध है। और जब हम इस डायरेक्ट संबंध को जब हम करते हैं तो हम यही बताते हैं कि
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम अगर अच्छे से समझाना चाहें तो हमको एक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, और इक्वेशन की मदद लेने में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और मैं आपको चाहे कितना भी यहाँ पर समझा दूँ, इसको याद रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो इक्वेशन कहती है, बहुत सिंपल सी बात कहती है, mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू pv। क्या बताया मैंने आपको? mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू pv। अब pv क्या है? p तो बड़ी आसान सी बात है, प्राइस लेवल है। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों? कीमत स्तर है। v क्या है? v वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, प्रचलन में मुद्रा की मात्रा की चलन गति, कि कितनी बार हाथ जो है मनी बदलता है, दैट इज वेलोसिटी। दैट इज मुद्रा, प्रचलन में जो आपकी मुद्रा है, जो भी आपकी मनी है, उसकी चलन गति कैसी है, तेज है, धीमी है। आई मीन अगर यहाँ लिखेंगे नहीं, पर मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोलूँ उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। m का मतलब होता है मनी इन सर्कुलेशन, प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा, कि आपका मनी सर्कुलेशन में, मनी इन सर्कुलेशन, जैसे अभी हम बात करेंगे हमारा मनी इन सर्कुलेशन क्या है, हमारा रुपया मनी इन सर्कुलेशन है। और v का मतलब मैंने आपको क्या बताया, mv बता दिया मनी इन सर्कुलेशन, v बता दिया वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन मनी, प्लस m डैश v डैश। अब ये m डैश क्या होता है? m तो मनी इन सर्कुलेशन है, m का मतलब तो प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा है। m डैश का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी का मतलब बैंक मुद्रा या साख मुद्रा की मात्रा। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी का मतलब जो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ बैंक मनी है उसकी मात्रा। और v डैश का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। v डैश का मतलब है साख मुद्रा की चलन गति। तो आपको यहाँ अंतर पता होना चाहिए, v का मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी की वेलोसिटी, और v डैश का मतलब वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं, किसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम? क्रेडिट मनी की बात कर रहे हैं। और क्रेडिट मनी जो हमारी साख मुद्रा है। और y क्या है? अच्छा, p तो मैंने आपको बता ही दिया था, शुरू में बता दिया था, प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है। y का मतलब होता है फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या एक्सचेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा एक वर्ष होता है, जो हमारा एक अकाउंटिंग वर्ष होता है, उस वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा, मतलब कितना कुल हमारी वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल वॉल्यूम है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन कितनी भी बात आपको समझ में आ गई हो, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। दैट इज mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू pv। m का मतलब मनी इन सर्कुलेशन, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इन मनी, m डैश का मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी का मतलब बैंक मनी, v डैश का मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, और P का मतलब प्राइस लेवल, Y का मतलब फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। एक बार मैं हिंदी बता देती हूँ। M का मतलब प्रचलन में जो मुद्रा है या जो आपकी करेंसी की मात्रा है। V का मतलब प्रचलन में जो मुद्रा की मात्रा की चलन गति, व्हाट इज द वेलोसिटी, क्या उसकी स्पीड है। M डैश का मतलब जो आपकी बैंक मुद्रा या साख मुद्रा की मात्रा है। V डैश का मतलब वेलोसिटी की बात हम फिर कर रहे हैं, चलन गति की फिर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चलन गति की बात कर रहे हैं, किसकी? साख मुद्रा की। समझ रहे? और Y का मतलब जो भी आपकी टोटल वस्तु और सेवाएं हैं उसका कुल मात्रा, और P का मतलब क्या होता है? कीमत स्तर, दैट इज प्राइस लेवल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। मान लीजिए M जो है, मनी आपका सर्कुलेशन में, जो आपकी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रहा है, वो कितना है? इट इज 100 रुपीज। और वेलोसिटी हमने कितनी मान ली? 8 मान ली है। वेलोसिटी का मतलब समझ रहे ना, जो गति है, जो स्पीड है, वो 8 है। ये हम सब इमेजिनरी कर रहे हैं, आई मीन इट इज काल्पनिक। M डैश का मैंने क्या मतलब था? टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट मनी, दैट इज बैंक मनी, हमने 200 रुपया मान लिया। और V डैश हमने क्या मान लिया? बैंक मनी की वेलोसिटी नहीं, हमने किसकी वेलोसिटी मानी है? क्रेडिट मनी की वेलोसिटी मानी है। समझ रहे ना? तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। और Y का मतलब हमने क्या मान लिया? Y का मतलब हमने मान लिया है 400। Y क्या होता है? फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है।
तो अब हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से, प्यारे प्यारे बच्चों, हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? हमको निकालना है व्हाट इज द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल निकालने का जब हम कैसे निकालेंगे प्राइस लेवल कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे को कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, mv प्लस mv, और हमको उसको किससे करना है? अपॉन डिवाइडेड बाय y। तो अब अगर आपके पास मैंने पूरे वो सब फिगर्स दे रखे, आप जरा फिट इन कर दीजिए। m है हमारा 100 और 8 है हमारा वेलोसिटी v, 200 हमारा m डैश है, v डैश हमारा 4 है अपॉन 400। अगर आपके पास ये नोट्स आप रेफर करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों में कितना भी आपको समझा लूँ, लेकिन जब तक आपके पास सामने लिखा नहीं होगा आप वो बात नहीं समझेंगे। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है और जो मैंने आपको यहाँ पर हमने लेकर चले हैं, क्या 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 होगा, उसको अगर हम फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 into 8 is 800, 200 into 4 is 800, तो 800 plus 800 is equal to 1600 divided by 400 is equal to 4। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या निकली? 1 अपॉन P, और 1 अपॉन P का मतलब क्या निकला? 1 अपॉन 4 निकला। समझ रहे हैं आप? तो इसमें कोई समझने की बात नहीं है, जस्ट आप मेरे कहने पर मेरी बात मानिएगा, आप जरा से एक बार नोट्स को रेफर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे ना? 1600 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। तो हमारा जो कीमत स्तर है वो कितना निकल कर आया हमारे सामने निकल कर आया, वो 4 आया। तो ये एक इस तरह से करने से हमको और समझ में आता है। लेकिन अब हमारी कहानी कुछ और हो रही है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? डबल द मनी डबल द प्राइसेस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम जो मनी इन सर्कुलेशन है, जिसको हमने कितना माना था? हमने 100 माना था। देखिएगा जरा सी नोट्स को रेफर करिए। हमने m को कितना माना था? 100 माना था। अब हम यहाँ m को क्या करेंगे? m को डबल कर देंगे, m को 200 कर देंगे, वेलोसिटी 8 रहेगी, m डैश हमारा जो है वहाँ पर हमने 200 माना था, यहाँ हम 400 कर देंगे, वेलोसिटी 4 रहेगी। y आप ही देखिए, y का मतलब मैंने क्या बताया था? फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। y जो है वो 400 था, उसको हमने 400 ही माना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है? हमने बात करी है व्हेन मनी इज डबल्ड, है ना? तो जब हमने मनी डबल कर दिया तो अब हमको स्थिति देखेंगे 200 into 8 प्लस 400 into 4 डिवाइडेड बाय 400। 3200 को हम डिवाइड करेंगे 400 से, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब हमारी वैल्यू ऑफ मनी कितना निकला? 1/8 निकला। तो आपको जो मैं आपको बात पहली रिकॉर्डिंग से समझाती आ रही हूँ कि बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, डबल द मनी डबल द प्राइसेस। तो वही बात हमने यहाँ प्रूव कर दी कि जब हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करा तो प्राइस लेवल भी हमारा डबल हो गया। दैट इज इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 8, 4 से 8 हो गया। 4 हुआ था पहले फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला तो वही है बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, फॉर्मूला वही है, लेकिन हमने थोड़े से अमाउंट्स को चेंज कर दिया। तो आपने देखा कि क्वांटिटी ऑफ मनी को जब हमने डबल करा तो क्या हुआ? प्राइस लेवल भी डबल हो गया, 4 से 8 हो गया, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? फॉल हो गई। फॉल होने का मतलब 1/4 से 1/8 हो गई। वैल्यू ऑफ मनी याद करिए, पहली रिकॉर्डिंग के लास्ट में मैंने बताया था कि दादी कहती थी, नानी कहती थी, क्या कहती थी? हमारे ज़माने में तो पैसे का ये मूल्य था, लेकिन हमने ये देखा कि आज जब हमारी जेबें भर गई हैं, आपकी मेरी सबकी जेबें भर गई हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है। समझ गए बच्चों? वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है। आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से भी देखा तो आपने देखा कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने डबल करा तो प्राइस भी हमारा क्या हुआ? डबल हुआ। और क्या चीज गिर गई? क्या गिरा? हमारी वैल्यू ऑफ मनी गिर गई। समझ गए आप? तो प्लीज 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 जस्ट रेफर टू माई previous recording, otherwise you will not be able to understand. अच्छा, अब हमने बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा है, और इसमें हमने बताया कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज प्रोपोर्शनेट टू प्राइस लेवल। जब आपने देखा कि प्राइस लेवल P1 से P2 हुआ कि नहीं हुआ?
आपके लिए मैंने बहुत स्पष्ट सा डायग्राम बनाया है एंड आई एम श्योर किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। P1 से P2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, डबल हो गई, M1 से M2 हो गई। यही तो आपको इस थ्योरी में मैं समझा रही हूं। पहली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको तमाम उदाहरण के साथ समझाया, दूसरी रिकॉर्डिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से समझाया। फॉर्मूले में पहले हमने m को 100 रखा और वेलोसिटी को 8 रखा, m डैश को 200 रखा, वेलोसिटी को 4 रखा। दूसरे फॉर्मूले में हमने m को 100 नहीं रखा, हमने m को 200 रखा। हमने फॉर्मूलाज जो हमने करे उसके हिसाब से जब हमने उसको आप सिंप्लीफाई करा तो हमको साफ नजर आ गया कि क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो गया, प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है। जैसे कि पहले फॉर्मूले के हिसाब से 4 से 8 हुआ और वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो जाती है, दैट इज 1/4 से 1/8 हो जाती है। तो दोनों रिकॉर्डिंग्स को अगर आप समझेंगे तो कोई भी आपको शंका नहीं रहेगी। और इस डायग्राम ने तो क्लियर बता दिया है कि प्राइस लेवल जब डबल होता है, P1 से P2 होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो डबल्स फ्रॉम M1 टू M2। समझे आप? तो हमको बात समझ में आ गई कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ मनी हियर। तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड। अब बच्चों बस हम आ गए हैं अपने अपने क्रिटिसिज्म पर। कोई भी थ्योरी हो, कोई भी सिद्धांत हो, व्हाटएवर थ्योरी वी आर टॉकिंग अबाउट, उसका क्रिटिसिज्म होता है, उसमें कमियां निकाली जाती हैं। तो हमारे कीन्स और क्राउथर सामने आए और उन्होंने फिशर की इक्वेशन को क्रिटिसाइज करा। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा इट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन। उन्होंने कहा इसकी जो मान्यताएं हैं, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एजम्पशन हम करते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजम्पशन? एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं। मान्यताओं का मतलब होता है जो बातें हम मानते हैं पर हम प्रूव नहीं कर सकते। हम कुछ बातें मानते हैं कि भाई शाम को बारिश होगी, पर अभी जब मैं मान रही हूं इस बात को तो मैं प्रूव तो नहीं कर पा रही हूं ना। या मैं ये बात मान रही हूं कि मेरी बात सब बच्चे सुन रहे होंगे, मैं जो समझा रही हूं सब बच्चे सुन रहे होंगे, पर मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकती ना अभी। ये तो मैं सिर्फ मान रही हूं ना। तो मान्यताएं जो होती हैं, एजम्पशंस जो होते हैं, आई मीन जिसको हम कहते हैं लेकिन वी कैन नॉट प्रूव इट। आई मीन ये हम एजम्पशंस क्यों करते हैं? पहले तो ये बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं। हम इसलिए करते हैं टू मेक आवर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स मोर इजी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना, अभी इकोनॉमिक्स से हटकर हम थोड़ी अलग सी बात करते हैं। कभी कभी एज्यूम करते हैं, अरे भाई हमें तो दुनिया में सब बहुत मानते हैं। बहुत लोगों को गलत फहमियां होती है, वो एजम्पशन करते हैं कि मेरी तो बात हर कोई मानता है, मेरी तो कोई बात टाल ही नहीं सकता। तो ये एजम्पशन को आप जो बोल रहे हैं आप प्रूव नहीं कर रहे हैं ना। अभी ये तो तब पता चलेगा, आपको प्रूव होगा जब वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स में थ्योरी को आसान करने के लिए, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को आसान करने के लिए हम कुछ बातें एज्यूम कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैंने आपको फर्स्ट रिकॉर्डिंग में एजम्पशन समझाए थे। क्या समझाया था मुझे भी अभी बहुत याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, हमने एज्यूम कर लिया। अरे फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? वेयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन है विच इज हार्डली आई मीन अचीवेबल, जिसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं हमेशा। तो लेकिन हमने एज्यूम किया। तो सबसे पहला एजम्पशन हमने क्रिटिसाइज किया कि कीन्स और क्राउथर ने कहा कि नो, These assumptions are all unrealistic, अवास्तविक assumptions हैं। अब जैसे मैं assume कर लूं कि मैं कल तक कोर्स खत्म करा लूंगी, है ना, तो अनरियलिस्टिक है। उन्होंने माना कि जो v और v डैश है, आपकी वेलोसिटी और y जो है उनको कांस्टेंट माना, उनको स्थिर माना है, और ये कहा है कि ये प्राइस लेवल को इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट रहती है, कहाँ स्थिर रहती है, और कैसे कह दिया कि ये प्राइस लेवल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? आने वाले समय में बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है। तो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस हो गए। जितनी भी बातें हमने मानी है, जितनी भी बातें हमने सोची हैं, जितनी बातें हमने एज्यूम करी हैं, वो अनरियलिस्टिक है, उनको अवास्तविक है। अवास्तविक का मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि पॉसिबल, मतलब अवास्तविक, जो कि वास्तविकता में नहीं है। फिर इन्होंने कहा वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारी जो चर स्वतंत्र नहीं है, जो हमारे चर होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं, उनको
उनको इन्होंने क्या कहा है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिशर ने एज्यूम करा है कि हमारा जो एम है, एम डैश है, मनी है, मनी एम डैश है, वेलोसिटी है, हमारा जो वाई है, दैट इज वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग। वाई मैंने आपको बताया था ना, वाई का मतलब जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको इन्होंने क्या मान लिया है, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लिया है। और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। लेकिन सच्चाई बच्चों ये, बट इन रियल लाइफ ये सारे के सारे वेरिएबल आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रियल लाइफ में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिशर ने एज्यूम कर लिया कि इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। फिर इन्होंने कहा है प्राइस लेवल इज नॉट अ पैसिव फैक्टर। प्राइस लेवल को इन्होंने क्या कहा है, कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच्चाई ये है कि प्राइस लेवल जो है पैसिव नहीं है, प्राइस लेवल बहुत एक्टिव फैक्टर है, बहुत सक्रिय तत्व है। समझ रहे हैं आप, कीमत स्तर को एक निष्क्रिय तत्व नहीं मानिए। वास्तविकता ये कि कीमत स्तर बहुत एक्टिव है, इट इज एक्टिवली ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी। फिर इन्होंने क्या कहा, डिफिकल्ट टू मेजर वेलोसिटी। वेलोसिटी को इन्होंने कहा है कि इट इज नॉट इजी टू मेजर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कितनी बार मनी इज एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, कितने हाथों से जाता है। तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हमारे क्रिटिक्स का कहना है कि वेलोसिटी ऑफ मनी को फिशर ने कहा है कि मेजर कर सकते हैं कितनी बार एक यूनिट ऑफ मनी हाथ बदलता है, क्या ये वाकई संभव है। मैंने ये नहीं कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेजर वेलोसिटी ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन। फिशर ने कह दिया कि वेलोसिटी हमारी इक्वेशन में लेकर चल रहा, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ मनी, कितनी बार इट चेंजेस हैंड्स इन अ गिवन पीरियड, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कैलकुलेट। फिर इन्होंने कहा है इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना करिए। देखिए इन्होंने सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स को मानकर चल रहे हैं कि मॉनेटरी मनी जब मनी को आप प्राइस को डबल करोगे, मनी, इन्होंने क्या क्या है, डबल द मनी डबल द प्राइस। इन्होंने सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देखा, दे ओनली कंसर्न विद द मॉनेटरी एस्पेक्ट। बट बहुत सारे ऐसे नॉन मौद्रिक फैक्टर्स भी हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी हैं, गैर मौद्रिक तत्व भी हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आप ये देखिए जो कीमत स्तर को क्या करते, प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात अगर हम करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। कीमत स्तर सिर्फ आपके जो है मनी से ही नहीं होती कि भाई आपके जेब में पैसा आया तो कीमतें बढ़ जाएंगी। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, हमारे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई चलो जाकर बाजार से खरीद लेते हैं, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए तो कीमतें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। तो देर आर सर्टन थिंग्स। सिर्फ फिशर, वाई फिशर इज ओनली कंसर्न विद द मॉनेटरी फैक्टर्स, वाई फिशर इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंकिंग अबाउट नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स ऑल्सो। क्यों वो अपने को एक बॉक्स के अंदर सीमित कर सिर्फ मौद्रिक तत्वों की बात करते हैं, क्यों नहीं वो गैर मौद्रिक तत्वों की बात करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी तो होते हैं। सरकारें बदलती है, सरकारें नई नई नीतियां लेकर आती, वो भी तो कीमत स्तर को प्रभावित करती। देर आर गवर्नमेंट चेंज हो रही है। गवर्नमेंट के चेंज होने से अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने कहा जब हम आ जाएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो फिर आपकी मनी सप्लाई का कहां से रोल हो गया। हाउ कैन ओनली कीन्स लिमिट हिज थियरी टू मॉनेटरी फैक्टर्स ओनली? There are many factors like political factors, psychological factors जो कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ये थियरी बच्चों हमारी खत्म हो जाती है। ये कहती है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। इस थियरी में अपने हमारी रिलेशनशिप डायरेक्ट बताया गया है मनी सप्लाई और जनरल प्राइस लेवल के बीच में। और ये थियरी आज भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ वो बात अलग है कि कीन्स ने, क्राउथर ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया है, लेकिन आज की डेट में भी दिस थियरी ऑक्यूपाइज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज भी समष्टि शास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में इस थियरी का इंपॉर्टेंट रोल है। देखा जाए तो इस थ्योरी को करने लगे बच्चों तो हमें 4 दिन लग जाएंगे, थ्योरी इतनी डिटेल में। लेकिन आप क्योंकि बीए लेवल के बच्चे हैं, आपकी थ्योरी करते करते भी 5 पेजेस की हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 से भी ज़्यादा पेजेस की हो गई है। तो आपके लिए अगर आप इतनी भी थ्योरी लिखाते हैं
तो उसमें सारी बातें आपकी कवर हो जाती हैं। हमने पर आपसे बस मेरी एक गुजारिश है कि थोड़ा सा पहली रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनिएगा, जिसमें मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई अमेरिका से गोल्ड और सिल्वर जाता है यूरोप में, तो यूरोप में कीमत सर बढ़ने लगेगा। तो हमको बात समझ में आ गई थी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे ही। और इसको आज मैंने आपको एक इक्वेशन के द्वारा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आप सबको रट गई होगी। और इसलिए रटी होगी, इसलिए नहीं कि मैंने बताया, इसलिए कि आप बहुत जल्दी कैचअप करते हैं बात को। mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू pv, और उसको मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। पहले वाले में मनी सर्कुलेशन 100 था, फिर हमने बढ़ा दिया 100 से 200 कर दिया। वही चीज मैंने आपको डायग्राम में बता दी। प्राइस को P1 से P2 करा तो मनी सप्लाई M1 से M2 हो गई। यही तो पूरी थ्योरी का सार है। आप अगर मुट्ठी खोलकर थ्योरी को डालते हैं तो यही बातें तो डालेंगे। एक मेरा फॉर्मूला नहीं भाई, ये फिशर का फॉर्मूला है, किसी और की चीज को आप मेरा नहीं कह सकते। फिशर का फॉर्मूला को हमने पहले 100 रुपए बस मनी सप्लाई करके बता दिया, फिर डबल करके बता दिया, फिर उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बता दिया, और बच्ची कुची कसर थी उसको हमने खूब क्रिटिसाइज कर दिया। हमने नहीं, लॉर्ड कीन्स एंड क्राउथर ने क्रिटिसाइज कर दिया कि एजम्पशंस भी अनरियल हैं, वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिशर ने कहा कि वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं अब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन रियल लाइफ में तो हमें पता है कि सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझे। तो खैर मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, आई होप आप इसको समझ लेंगे। और कल मैं जो हूँ आपको क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी मैंने बताया था ना, फिशर का एक अप्रोच है, फिशर की अप्रोच बताई मैंने आपको, बताई कि नहीं बताई, जिसको हम ट्रांजैक्शन अप्रोच कहते हैं। एक फिशर की अप्रोच है और एक किसकी अप्रोच है, कैश बैलेंस अप्रोच, जिसको हम कैम्ब्रिज की अप्रोच कहते हैं। तो फिशर की नकद व्यवसाय या फिशर का समीकरण, और कैम्ब्रिज का नगद शेष या कैम्ब्रिज समीकरण। फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% फिशर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज की आई फील कल आपकी पूरी हो जानी चाहिए। और फिर मैंने आपको आगे के भी नोट्स दे दिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। फिर हम आ जाएंगे, शायद ये सेकेंड यूनिट है तो हम तीसरी यूनिट पे आ जाएंगे। और बच्चों बहुत कोशिश करने पर भी मैं इससे जल्दी आपको नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि आपकी क्लासेस 3 दिन ही पढ़ती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगले सेशन में आपका, अगले सेमेस्टर में आपका SEC भी आएगा, तब मुझे आपकी 3 ही क्लासेस मिलेंगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर मुझे पूरे हफ्ते लेनी पड़ेंगी, तभी मैं आपको SEC करा पाऊंगी। तो फिशर को जरा सुन लीजिएगा। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था, पहली रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा थोड़ा, जैसे हम गाना सुनते हैं ना कभी कभी, तो गाना को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थोड़ा शुरू का सुन लीजिएगा, थोड़ा सा बीच का, थोड़ा सा आखिर का, और थोड़ा सा आज का। हाँ, नो 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 नो, आज का थोड़ा नहीं, आज का पूरा। आई होप आप हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, BA सेम 3 के। अभी नए नए आपसे हमारा परिचय हुआ है, लेकिन अब तो सेमेस्टर ख़त्म होने के कगार पे है। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमको पढ़ना है। बस मुझे अफसोस एक ही बात का है कि आप तो इतने दिनों में मुझे समझ गए होंगे, मेरी बातों को भी समझ रहे होंगे, मेरे पढ़ाने के तरीके को भी समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस बस क्या है कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, और ये अफसोस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपके साथ मेरा समय लंबा है। क्या क्या है, अभी 3rd में है, 4th में है, 5th में है। LV मैम के साथ 1st में थे, 2nd में थे, और 6th में होंगे। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, जुड़ेंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। कल आपके साथ फिर आऊँगी। आपका टाइमिंग्स थोड़ा इधर उधर हो रहा है, इधर उधर का मतलब थोड़ा सा सायंकाल में हो रहा है, बट कांट हेल्प इट बच्चों। अभी 10 दिसंबर से मैंने BCom पार्ट 1 की क्लासेस भी शुरू करी हैं, तो आई एम श्योर आप बच्चे समझदार हैं। अब हम, मेरे लिए तो आप पुराने हो गए ना BCom पार्ट 1 के मुकाबले, तो आप पे मेरा भी ज़्यादा हक है, एंड आई कैन ऑलवेज आस्क यू टू एडजस्ट विद मी। और आपकी अटेंडेंस में देख लेती हूँ, लगभग 141 बच्चा है, लगभग 3-4 दिन में सभी लोग आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। तो 3-4 बच्चों को छोड़कर जो शायद गांव में होंगे, जिनके पास नेट नहीं होगा, ये आप लोग सुन रहे हैं। बस ऐसे ही सुनते रहिए और आगे हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टुमारो आई विल अगेन कम विद क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। आई होप टू फिनिश इट बाय टुमारो, एंड टुमारो वी विल डू Cambridge equation. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye.